पब्लिक व्यू डिजिटल के साथ आज जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद है, उनका ताल्लुक होम्योपैथिक डॉक्टर है, डॉक्टर सईद अवान साहब। वेलकम करते हैं डॉक्टर साहब आपको अपने प्रोग्राम में। पहले तो आपको अपने प्रोग्राम में कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आपकी, थैंक यू कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम के अंदर बुलाया। मैं इसके लिए आपकी पूरी टीम का और स्पेशली आपका भी तहे दिल से मशकूर हूँ। बहुत शुक्रिया। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने होम्योपैथिक क्यों चुना? मतलब एलोपैथिक में नहीं गए, दूसरी साइड में नहीं आप गए, आपने इसको चूज किया होम्योपैथिक को? सर ये बहुत ही दिलचस्प वाक़या है। बिल्कुल आपने बड़ी अच्छा बात की है कि मैं इस तरफ कैसे आया। बिल्कुल मेरा 1% भी इस तरफ ट्रेंड नहीं था। मेरी फैमिली में एक केस था हेपेटाइटिस का। तो उसके लिए मैंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है। मैंने एलोपैथिक ट्रीटमेंट की, दम दरूद भी कराया, जो उस मतलब एलोपैथिक ट्रीटमेंट भी की, हिकमत की तरफ भी मैं गया हूँ। और इवन जहाँ से मुझे किसी ने कहा कि यार आपने दम दूध कराना, तो मैंने वो सारी चीज़ें अप्लाई की। ज़ाहिर है एक जो मरीज़ होता है उसको बहुत ज़्यादा थोड़ा किसी की ना किसी सहारे की ज़रूरत होती है। तो उसके लिए भी हम जगह-जगह जहाँ भी किसी ने बताया तो हम गए, लेकिन यकीन कीजिए कि उसका कहीं से भी फ़र्क नहीं पड़ा। तो फिर एक दिन मायूस हो गए, तो एक और दोस्त ने मशवरा दिया कि यार एक होम्योपैथिक डॉक्टर हैं, आप वहाँ से भी मशवरा कर लें। तो मैंने कहा जहाँ इतना हमने घूमे-फिरे हैं, तो क्यों ना मैं होम्योपैथिक वाले को भी पता कर लूँ। तो मैं एक डॉक्टर साहब थे, उनके पास गया, तो उस वक़्त हमारा जो पेशेंट था वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन में था और बिल्कुल चल फिर नहीं सकता था, उसको घबराहट होती थी और ख़ासकर गर्मियों में तो बहुत ज़्यादा उसको परेशानी थी। तो उनसे सर हमने 2-3 माह ट्रीटमेंट की, तो उससे ये हुआ कि वो हमारा जो पेशेंट है, वो स्टेबल हो गया। तो फिर मेरा इस पर मन बना कि यार ये भी कोई साइंस है, कम से कम इतना तो पेशेंट जो है, वो इस काबिल हो गया है कि वो चल फिर सकता है, खा पी सकता है। तो फिर मेरा भी ज़हन जो है ना इस तरफ कन्वर्ट हुआ। तो ख़ैर मैंने भी इस तरफ एडमिशन लिया और मैंने अपना कोर्स भी मुकम्मल किया और इस पे मैंने ख़ासकर हेपेटाइटिस पे मैंने रिसर्च करना शुरू कर दी। तकरीबन सर मुझे 6-7 साल लगे। मैं मुख़्तलिफ़ जो सीनियर रावलपिंडी इस्लामाबाद के टॉप के लोग थे, उनके पास जाता था, सीखता था कि वो कैसे इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, कैसे इसको ट्रीट कर रहे हैं और उसके अलावा मुख़्तलिफ़ स्टडी भी किया करता था। जहाँ के भी लेक्चर थे, तो मैं जाया करता था। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा पहला केस, अपना ही केस जो था वो 2011 में अपनी होम्योपैथिक मेडिसिन से अल्हम्दुलिल्लाह रिकवर हुआ और आज तक अल्हम्दुलिल्लाह मैं इसको बड़े अच्छे तरीके से इसको ट्रीटमेंट कर रहा हूँ और मैं कहता हूँ कि कोई भी मसला नहीं है। मैं समझता हूँ कि बुखार मेरे लिए मुश्किल है, लेकिन हेपेटाइटिस जो है मेरे लिए मुश्किल नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, जब आपने एडमिशन लिया इसमें कितना टाइम लगता है इसको सीखने के लिए, जैसा कोर्स करने का? ये सब तकरीबन जो बुनियादी कोर्स होता है तकरीबन जो डीएचएमएस उसको कहलाते हैं, वो 4 साल का कोर्स होता है। उसके बाद ज़रा आपने जी। उसके बाद फिर ये है कि आपको किसी के साथ प्रॉपर किसी सीनियर के साथ अच्छे डॉक्टर के साथ आपको प्रैक्टिस करना लाज़मी होता है। तभी जाके आप मार्केट में अच्छा बेहतर तरीके से आप काम कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, जब आप डॉक्टर बन गए तो पहला केस कौन सा आपके पास आया? जी, पहला मैं आपको बताया कि पहला केस मेरे ज़हन में सिर्फ़ जो मैं आया था वो हेपेटाइटिस ही था। क्योंकि मेरी सारी फ़ोकस जो स्ट्रगल थी वो इसी चीज़ थी कि यार इसको किसी तरह नेगेटिव किया जाए। तो जब वो मैं आया तो बहुत अरसे तक मैं इसी को डॉक्टर के पास गए ना, फिर आपने उससे इलाज कराया, फिर आपको वो अच्छा लगा, फिर आपने कोर्स किया, फिर आप खुद डॉक्टर बन गए। उसके बाद पहला जी। केस फिर हेपेटाइटिस सी का आया आपके पास? जी, अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद मैंने बेशुमार केसेज़ किए। मैं बल्कि आपको बताऊँ कि आज़ाद कश्मीर में मैंने कम से कम कोई 6-7 विज़िट किए और वहाँ तकरीबन 100 प्लस केसेज़ मैंने वहाँ पे चेक किए और वहाँ मैंने देखा था। मैंने 2017-18 में वहाँ स्पेशली विज़िट करने जाया करता था। तो मैंने जो वहाँ पे देखा तकरीबन हर 10वाँ 11 बंदा वहाँ पे हेपेटाइटिस का पेशेंट था। तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सारे ठीक हुए। आज भी वो लोग मेरे से राब्ते में हैं और आज जहाँ भी मैं बैठा हूँ, वहाँ भी काफ़ी सारे केसेज़ हैं और अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन सर आपके प्रोग्राम से साथ से ये कहना चाहूँगा कि तकरीबन 3 से 4 माह के अंदर मैं टाइम देता हूँ। उसके अंदर आपका पीसीआर अल्हम्दुलिल्लाह नेगेटिव हो जाता है और बंदा बिल्कुल नॉर्मल जो है ना, वो ज़िंदगी गुज़ारना शुरू कर देता है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये मुझे बताएं कि कब्ज़ आजकल बहुत ज़्यादा हो रही है लोगों में, बहुत सारा बर्स फैला जा रहा है।
इसलिए कि अगर आप दूसरी तरफ दूसरे डॉक्टर के पास जाएँ तो आपको टैबलेट देगा, वो टैबलेट उस टाइम तक ठीक है जिस टाइम तक वो खा लेते हैं तो आपका पेट ठीक रहता है। तो लेकिन कब्ज़ वैसे ही की वैसे रहते हैं। होम्योपैथिक में सब इलाज जी, बिल्कुल उससे पहले थोड़ा-सा मैं कब्ज़ की जो बुनियादी वजह है उसको थोड़ा जानना बड़ा ज़रूरी होता है। ये बेसिकली इसके लिए ड्राइनेस हो जाती ऐसे है आपकी। तरीकाकार भी होगा जो आप उनको बताएँगे ताकि बहुत सारे लोग जो हैं ना जिनको पता नहीं है कब्ज़ किस तरह खत्म होती है और किस तरह खत्म की जाए। आप थोड़ा-सा ब्रीफ करके बताएँ प्लीज़। जी, जी, बिल्कुल ये भी आजकल बहुत बड़ा मसला है और मैं समझता हूँ कि ये जो कब्ज़ है आपका ये बुनियादी तमाम समझो कि जो बीमारियाँ हैं, उसकी एक किस्म की बुनियाद होती है। क्योंकि जब आप जो खाना खा रहे हैं वो प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं हो रहा और फिर आपको जो प्रॉपर स्टूल नहीं आ रहा, तो आप टोटली तौर पर आप डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो इसकी जो मेन जो वजह है वो ड्राइनेस है। आपके जो पूरी बॉडी है, आपकी जो इंटेस्टाइन है, आंतें हैं, वो खुश्क हो जाती हैं। तो इसका हो जो जाता सबसे आसान और समझ लें कि जो बेहतरीन नुस्खा है, वो हम लोग जो चाहे गर्मियों हो, सर्दियों में हमारा इनटेक जो है, वो ख़ासकर वाटर, पानी का जो इनटेक है, वो बहुत ही कम होता है। हम लोग पानी बहुत कम पीते हैं, जैसे आप सब लोग जानते हैं कि हमें कम से कम 6-7 ग्लास चाहे सर्दी हो या गर्मी हो, ज़रूर लेना चाहिए क्योंकि इससे बॉडी आपकी जो है ना, वो मॉइस्चराइज़ रहती है, तो आपकी जो आंतें हैं, वो फ्रेश रहती हैं। तो ड्राइनेस की वजह से ये आपके अंदर ड्राइनेस हो जाती है। ठंडा पीना चाहिए या नीम गरम पानी पीना चाहिए? हाँ, वो मैं समझता हूँ गर्म पानी तो सबसे बेस्ट है। उससे उसके ना सिर्फ़ और भी बेशुमार फ़ायदे हैं। देखें अगर आप गर्म पानी पिएँगे, तो आपको वो ये हेल्प करेगा कि आपकी फैट बर्निंग में बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। जिन लोगों को मोटापा हो जाता है, तो उनको मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि आप गर्म पानी पिएँ। जितना गर्म पानी पिएँगे कि ये फैट को डिज़ॉल्व कर देता है। तो इसकी जो वजह जो मैंने आपको बताई है कि वो है ड्राइनेस। तो ठीक है। जितनी ये ड्राइनेस होगी, इतनी कॉन्स्टिपेशन ज़्यादा होगी। अगर आप इसको ठीक नहीं करेंगे, तो फिर ये पाइल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। फिर जिसको हम बादी बवासीर, फिर खूनी बवासीर और उसके बाद आस्ता-आस्ता ये पाइल्स, हेमorrhoids में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी। तो ये बहुत ज़्यादा तकलीफ़देह मरला होता है। तो अगर हम इसको अपने रूटीन में ही थोड़ा-सा चेंज कर लें मेडिसिन तो हैं ही हैं। आप दोनों साइड पे जाएँगे, मेडिसिन आपको मिलेंगी। लेकिन जो आसान सबसे आसान चीज़ है कि वो आप अपनी जो पानी की जो ज़रूरत है रूटीन वाइज़ है, उससे थोड़ा-सा ज़्यादा इस्तेमाल करें, तो इंशाल्लाह ये आपको प्रॉब्लम बिल्कुल खत्म हो जाएगी। अच्छा डॉक्टर साहब ये जी। मुझे बताएँ कि बाज़ लोगों की मतलब हड्डियाँ फ्रैक्चर भी होती हैं, टेढ़ी भी होती हैं, ठीक है ना? पैदाइशी नहीं होती, वैसे ही हो जाती हैं, गिर जाता है या कुछ हो जाता है। आपकी स्पेशलिटी इसी में है, तो इसके बारे में ज़रा बताएँ? जी, बिल्कुल जिस तरह मैंने बताया कि जिस तरह हमारी रूटीन के अंदर जिस तरह हमने कब्ज़ की बात की है, इसी तरह हमारा जो लाइफ़स्टाइल है वो बिल्कुल ही चेंज हो गया है। तो उसकी वजह से हमें बहुत सारी कंप्लेंट या बहुत सारी हमारी जो सेहत के हवाले से हमें मसाइल का हम लोग शिकार होना शुरू हो गए। उसकी जिस तरह आपने बात की हड्डियों की, तो आजकल मेरे पास ये फ्रैक्चर के केसेस, sciatica, बैक या कमर के ये बहुत ज़्यादा केसेस आते हैं। तो हड्डियों की बेस भी जो बुनियादी है वो कैल्शियम और फास्फोरस ही है। जो जिस तरह आजकल हमारे लाइफ में, हमारे खानों के दौरान, हमारे शादी-ब्याह में ये सॉफ्ट ड्रिंक का बेजहा इस्तेमाल हो रहा है। तो अब ये क्या करता है, ये इंतहाई नुकसानदेह होता है। अब ये क्या कहता है कि आपकी बॉडी से आपकी जो हड्डियों के अंदर जो कैल्शियम होता है, उसको एक्सट्रैक्ट करके आपके ब्लड में आ जाता है। उसका नुकसान एक ये भी होता है कि एक तो हड्डियाँ आपकी कमज़ोर हो गई हैं, वो ईज़िली टूट जाएँगी और फ़ोल्ड होना शुरू हो जाएँगी, मोल्ड होना शुरू हो जाएँगी, वीक होना शुरू हो जाएँगी। बेड्स पे बैठे हो तो नीचे गिरेंगे तो आपकी हड्डी जो है ना वो फ्रैक्चर हो जाएँगी। तो इससे जो आपका एक तो ये हो जाता है, दूसरा इस कैल्शियम की वज़ह से जो कैल्शियम आपकी हड्डियों में से एक्सट्रैक्ट होके ब्लड में आ जाता है, तो वो ऑटोमैटिकली आपके किडनी में डिपॉज़िट हो जाता है। तो फिर इस तरह आपको गुर्दे के अंदर भी पथरी आपको मिल रही, आपके पित्ते के अंदर भी पथरियाँ मिलना शुरू हो जाएगी। तो इसके ये भी नुकसान है। तो उससे मैं समझता हूँ कि अगर यहाँ हम कुछ चीज़ें एहतियात भी अगर करें, ये सॉफ्ट ड्रिंक को अगर कम कर दें, इनका इस्तेमाल कम कर दें, तो इंशाल्लाह आप वैसे बच सकते हैं। तो मेडिसिन तो हमारी अल्हम्दुलिल्लाह इतनी अच्छी है कि मेरे पास तकरीबन 4-5 केस तो ये फ्रैक्चर के डेली ही होते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मैं लोगों को भी कहता भी हूँ कि आप ये मेडिसिन जो कैल्शियम बेस्ड की मेडिसिन होती हैं कुछ, कोई अपना अच्छा, पेन की होती हैं, सप्लीमेंट की होती हैं। थोड़ा सेहतमंद है, परवान है, मतलब अच्छी बॉडी वाला बंदा है।
लेकिन फिर मतलब वो कुछ मतलब ऐसा वज़न वाला काम भी नहीं करता, उसकी कमर में हमेशा दर्द रहती है। उसमें भी कैल्शियम की कमी होती है या सिर्फ़ बैठने की वज़ह से कमर में दर्द होती है? हाँ जी, बिल्कुल देखिए उसमें मेरा सब बहुत सारे फैक्टर आ जाते हैं। आपका देखें लाइफ़स्टाइल बड़ा मैटर करता है। हमारा इतना बिज़ी लाइफ़ हो गया है कि हमें बिल्कुल वॉक करने की हमारे पास टाइम ही नहीं होता। फिर हम बाज़ लोग जो काम करते हैं वो घंटों बैठे रहते हैं। मुसलसल बैठे रहते हैं और मैं समझता हूँ आप काम करें, आप उसके अंदर 1-2 घंटे में वक़्फ़ा करके 10-15 मिनट आप थोड़ा-सा वॉक कर लें, चहलकदमी कर लें, ताकि आपकी रूटीन जो है ना वो चेंज हो। इसी तरह बाद दफ़ा ये होता है कि आप बैठे अगर रहते हैं, तो आपके जॉइंट्स में पेन होना शुरू हो जाता है। तो वहाँ पे भी अगर आप बैठे-बैठे आप अपनी वहाँ पे एक्सरसाइज़ कर सकते हैं, आप हाथों की मदद से एक्सरसाइज़ कर सकते हैं, टाँगों की मदद से एक्सरसाइज़ कर सकते हैं। तो इससे भी ये होता है कि आपकी वो मूवमेंट बरकरार रहती है। आप बैठे भी होते हैं, लेकिन आपके साथ-साथ वो एक्सरसाइज़ भी होती रहती है। तो वो कहते हैं दूसरी जो ये वो डाइट डाइट भी बहुत मैटर करती है। आपकी जो असाबी कमज़ोरी हो जाती है और बहुत सारी रीज़न हो सकती हैं, जैसे आजकल शुगर भी है, एंग्ज़ायटी भी है और खुराक की कमी भी है, टेंशन और डिप्रेशन है। उसके अलावा और भी इसके अलावा जो हमारे आजकल एक और इश्यू है जिसे हम बिल्कुल ही इग्नोर कर देते हैं, वो है रेडिएशन। ये जितने भी मोबाइल रेडिएशन है, टावर्स की है, मुख्तलिफ सैटेलाइट है, इनकी रेडिएशन है, ये भी बॉडी पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है, जिससे आपका असाबी निज़ाम जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता है। जी, जी। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताएँ कि शुगर इस टाइम हर दूसरे बंदे को शुगर है और इसका इलाज भी नहीं है, ठीक है ना? अगर इलाज है होम्योपैथिक में तो आपके पास एक दफ़ा मैं आया था, मैंने आपसे इस हवाले से बात भी की थी। आपने कहा जी बिल्कुल शुगर का इलाज है और खत्म तो नहीं होती लेकिन कंट्रोल हो जाती है। इसके हवाले से थोड़ा-सा हमें बताएँ? जी, बिल्कुल शुगर जो है आजकल ना सिर्फ़ हमारे मुल्क का बल्कि पूरे वर्ल्ड का इश्यू है। उसके अंदर मुनासिब मैंने ये चीज़ जो देखी है, अब हमने तकरीबन मैं इसे 2 साल से इस पे मैं वर्किंग कर रहा हूँ और मुख्तलिफ एंगल से हमने इसको स्टडी भी किया है। तो आजकल जो ट्रीटमेंट जो जनरल चल रही है, मैं समझता हूँ कि वो भी बिल्कुल गलत तरीके से काम हो रहा है। आप किसी बंदे को अगर किसी तरह डायबिटीज़ डायग्नोज़ हो जाती है, तो उसको हम दवाई पे लेके आते हैं। हम ये नहीं चेक करते कि आया इसका पैंक्रियाज़ फ़ंक्शन कर रहा है, नहीं कर रहा? आया इसका लीवर का इश्यू है? आया इसका जो इंसुलिन रेज़िस्टेंस है? तो इंशाल्लाह हम ईद के बाद इस पे प्रॉपर कैम्पेन स्टार्ट कर रहे हैं। इंशाल्लाह आपको भी इनवाइट करेंगे कि आप भी आएँ और हम अभी से काम इस पे कर दिया है कि आप प्रॉपर इसकी टेस्ट करेंगे कि आया जी। आपका दवा काम नहीं कर रहा, आपका लीवर काम नहीं कर रहा या आपकी बॉडी जो है इसको एक्सेप्ट नहीं कर रही। तो ये 3-4 चीज़ें डिफरेंट हैं, वो मुख्तलिफ हम डायग्नोज़ करके हम इस पे नतीजे पे पहुँचते हैं कि कहाँ पे प्रॉब्लम है। तो फिर उस चीज़ पे हम जब काम करते हैं तो इंशाल्लाह उसका फ़र्क आ जाता है। तो कंट्रोल की जहाँ की बात है अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पास मेडिसिन ऐसी हैं कि आप इस्तेमाल करा रहा हूँ मैं लोगों को, उससे बड़ा फ़र्क आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहब ये मैं पता है लास्ट क्वेश्चन है आपसे और लास्ट क्वेश्चन ये है कि होम्योपैथिक महँगा इलाज है या सस्ता इलाज है आम लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए? देखिए जी, मैं समझता हूँ कि ये तो गरीबों की साइंस है और आजकल के दौर में जैसे महँगाई बहुत ज़्यादा हो रही है और बहुत सारे टेस्ट बहुत ज़्यादा महँगे हैं, मेडिसिन बहुत ज़्यादा महँगी है। तो आप बंदा अफ़ोर्ड नहीं करता, आप बिल अफ़ोर्ड करे, बिजली, गैस का बिल अफ़ोर्ड करे या मेडिसिन के जो वो प्राइस है जो इतनी हाई है वो अफ़ोर्ड करे। तो बड़ा मुश्किल है, तो मैं समझता हूँ उनके लिए एक आसान जो रास्ता है वो होम्योपैथिक है। आप किसी भी होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाएँ ना, अगर आप माशाअल्लाह आप उसको रिक्वेस्ट करेंगे तो वो क्या पता आपको फ्री भी दे देगा। लेकिन आप द अच्छा। दूसरी साइड पे जाएँगे तो आपको बिल्कुल फ्री नहीं मिलेगी। तो ये माशाअल्लाह आप बिल्कुल जो गरीब बंदा है ना, वो भी अफ़ोर्ड कर सकता है। और मैं समझता हूँ कि हुकूमत को ये चाहिए, ये आपकी तरफ से ये तजवीज़ भी जानी चाहिए कि आजकल के दौर में कम से कम हॉस्पिटल के अंदर एक होम्योपैथिक डॉक्टर का बैठना भी बड़ा ज़रूरी है, ताकि ये जो हॉस्पिटल के अंदर इतना ज़्यादा बर्डन आप देख रहे हैं और उसकी वो ट्रीटमेंट भी प्रॉपर नहीं है। इस शूबे के अंदर प्रॉपर ट्रीटमेंट भी है लेकिन सरपरस्ती की कमी है। अगर आप थोड़ी-सी गवर्नमेंट की तरफ से सरपरस्ती हो, अच्छे डॉक्टर्स को यहाँ पे तैनात किया जाए, तो मैं समझता हूँ कि वो एक तो जो आपका बजट है हेल्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा आपका बजट हो रहा होता है, तो उससे भी आप बचत कर सकते हैं और लोगों को सस्ता और फौरी जो ट्रीटमेंट है, वो भी प्रोवाइड कर सकते हैं और मुस्तकिल ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं। ये टेम्परेरी नहीं है कि आपने उसको पेन किलर दे दिया और अब उसको कहेंगे आप रेस्ट करें।
तो ये हमारा जो ट्रीटमेंट है ये मुस्तकिल बेसिस पे है। जैसे मैंने आपको हेपेटाइटिस की बात की है, वो अल्हम्दुलिल्लाह मुस्तकिल तौर पर ठीक हो जाता है। आप किसी भी जगह से मैं पेशेंट को कहता हूँ कि आप जहाँ दिल चाहता है आप वहाँ से आप इसका पीसीआर करा लें। पीसीआर इंशाल्लाह आपको नेगेटिव मिलेगा, वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसी तरह इंशाल्लाह जो आपने शुगर की बात की है, शुगर भी प आज से कुछ अर्सा पहले लोग कहते थे कि ये रिवर्स नहीं हो सकती। आज वही लोग कहते हैं कि ये रिवर्सिबल है। तो अल्हम्दुलिल्लाह क्यों नहीं हो सकती है? अगर लिवर रिपेयर हो सकता है, रिकवर हो सकता है, तो पैंक्रियाज़ क्यों नहीं हो सकता? लेकिन इसको प्रॉपर डायग्नोज़ करने की, इन्वेस्टिगेट करने की ज़रूरत है, जो कि अभी तक मैं समझता हूँ कि नहीं हो रहा। इंशाल्लाह ईद के बाद आप देखेंगे कि इस पे हमने प्रॉपर काम जो है ना, वो स्टार्ट कर देना है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने टाइम दिया और अच्छी-अच्छी बातें हमें बताई और आवाम को बताई और पब्लिक को बताई। और जो आपने गवर्नमेंट को मैसेज दिया, तो इंशाल्लाह हमारे प्रोग्राम के प्रोसेस से ये आपका मैसेज गवर्नमेंट तक पहुँच गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक आपके साथ हम फिर बैठेंगे, एक नई चीज़ के साथ, एक नई बात के साथ बैठेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।